रोहन अपनी माँ हेमा और पिता जगदीश के साथ रहता है। जगदीश एक गरीब दूध वाला होता है जो गांव में दूध बेचकर पैसे कमाता है और अपने बेटे और बीवी का पेट पालता है। रोहन गांव के एक कॉलेज में पढ़ रहा होता है। सुबह होते ही जगदीश साइकिल पर सवार होकर दूध बेचने निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा स्वादिष्ट दूध, दाम में भी मस्त और स्वाद में तो एकदम जबरदस्त। जगदीश भाई साहब, तुम्हारे पास जो दूध मिलता है वो सच में एकदम तरोताज़ा होता है और इतना महंगा भी नहीं है। अरे हाँ, सच में हमें तो तुम्हारे यहाँ के दूध का लेना बहुत अच्छा लगता है। गांव में सबसे बढ़िया दूध वाले तुम ही हो। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के प्रेम और स्नेह के कारण ही मैं हर रोज और फुर्ती और लगन से काम कर पाता हूँ। जगदीश की तरक्की देख गांव का दूसरा दूध वाला वनराज उससे बहुत जलता है। जिसे देखो बस इस जगदीश के दूध लेते रहते हैं, लुक्का कहीं का। हाँ, इसकी तो ऐसी की तैसी, बस अब बहुत हो गया। अब मैं इसका पत्ता साफ करके ही रहूंगा और ऐसी चाल चलूंगा जिसके बाद गांव में कोई भी इसका दूध बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा। क्रूर वनराज अब बेचारे जगदीश के दूध में एक दिन ढेर सारे मरे हुए कॉकरोच मिला देता है, जिसके बाद जब जगदीश उस दूध को बेचने जाता है तभी ग्राहक उस दूध को देख हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है जगदीश? तुम्हारे दूध में इतने सारे मरे हुए कॉकरोच? अरे बाप रे, इस बेकार दूध वाले के ये जहरीला दूध पीकर तो हम सब मर जाएंगे। अरे तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अरे एक बार तो गांव वालों के बारे में सोच लिया होता तुमने, हैं? तुम्हारे इस लालच के कारण हमारा गांव शमशान भूमि में तब्दील हो जाता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि मेरे दूध में इतने सारे मरे हुए कॉकरोच हैं। न जाने किसने डाल दिए ये सारे। मेरा विश्वास कीजिए, ये सब मैंने नहीं किया है। अरे अपने बकवास बंद करो तुम, हैं? अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारा दूध नहीं खरीदेंगे। निकलो यहाँ से अब। अरे हाँ, तुम्हारा दूध में आज मरे हुए कॉकरोच हैं तो कल पता नहीं मरी हुई छिपकली आ जाए। हाँ, तुम्हें दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन हमें तो है। समझ गए तुम? हाँ? नहीं, ऐसे मत कीजिए। अगर मैं दूध नहीं बेचूंगा तो मैं अपने बेटे और बीवी का पेट कैसे भर पाऊंगा? सालों से मैंने इस गांव में दूध बेचता आ रहा हूं। ऐसा मत कीजिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अरे तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले हम। हाँ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। गांव वाले अब जगदीश को गांव में दूध बेचने ही नहीं देते हैं और इस कारण जगदीश बहुत परेशान हो जाता है। क्या? लेकिन गांव वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे उनकी भी कोई गलती नहीं है। हमारे दूध में कॉकरोच किसी और ने मिलाए हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन वो लोग तो यही समझेंगे कि मैंने ही मिलाया है। अब हम क्या करेंगे? घर कैसे चलाएंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सब कैसे होगा? माँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना अच्छा खाना बनाती हो। अब हम दोनों मिलकर गांव में अपना साइकिल ढाबा चलाएंगे। साइकिल ढाबा? ये कैसा ढाबा होता है रोहन बेटा? पापा, माँ जो खाना बनाएंगी हम उसको साइकिल पर बेचेंगे, यानी हमारी साइकिल ही एक प्रकार से हमारा ढाबा हो जाएगी। आजकल गांव में ऐसे ही छोटे मोटे ढाबे और ठेले बहुत मशहूर हो रहे हैं और सभी लोग इन ठेलों और ढाबों में जाकर अपने अपने पसंद के पदार्थ खाते हैं और इस काम में बहुत पैसा है पापा, लेकिन कोई जान समझ नहीं पाता। अरे वाह, ऐसी बात है क्या रोहन बेटा? हाँ माँ, और रही बात खाने की, तो आपके हाथ का खाना वाकई में बहुत लाजवाब होता है। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखना आप, इसलिए कह रहा हूँ, इससे बेहतर और कोई काम हो ही नहीं सकता है। पापा, हम यही करेंगे। पर मेरे होते हुए हेमा और तुम ये सब करोगे? और रोहन बेटा, तुम्हारी पढ़ाई भी तो चल रही है। ऐसे में ये सब शोभा नहीं देता बेटा। मुझे एक पिता और पति होने के नाते मैं ये नहीं करना चाहता। ये बस जगत की रीत है और दकियानूसी सोच है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और रोहन हम दोनों साथ मिलकर सारा काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। आप बेफिक्र रहिए।
और पापा, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई और हमारा साइकिल ढाबा दोनों को अच्छे से मैनेज कर लूँगा। ठीक है रोहन बेटा, ठीक है हेमा, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, अब इसमें धन्यवाद कहने वाली क्या बात है? आप मेरे पिता हो, अपने बचपन से लेकर अभी तक मुझे संभाला है और अब मैं आपको संभालूंगा, यही तो जीवन है। रोहन और हेमा दोनों जगदीश की साइकिल पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचने लगते हैं और उनके ढाबे पर ग्राहक भी झट से बढ़ने लगते हैं। उनके साइकिल ढाबे की तरक्की देख वनराज को और ज्यादा जलन होती है। पहले आप और आप बेटा, मेरा बेटा मन्नू एक नंबर का बिगड़ैल है, बस शराब पीता है और जुआ खेलता है। लेकिन इसका बेटा ये पढ़ भी रहा है और साथ में अपने घर को संभाल भी रहा है, जिम्मेदारी भी संभाल रहा है खूब तरीके से। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता, लेकिन अगर मेरा बेटा ऐसा नहीं है तो मैं जगदीश के बेटे को भी अच्छा नहीं बनने दूंगा। इसके और जगदीश की बीवी के साइकिल ढाबे को बंद होना ही होगा हर हाल में। वनराज अब उस रात चुपके से आंगन में पार्क की हुई जगदीश की साइकिल को तोड़ फोड़ कर चला जाता है। अगली सुबह जब रोहन उस साइकिल को देखता है तब वो हैरान हो जाता है। ये क्या? ये हमारी साइकिल का ऐसा हाल किसने किया है? हे भगवान रोहन बेटा, अब हम क्या करेंगे? कैसे चलाएंगे अपना साइकिल ढाबा? आप घबराइए मत माँ, मैं हूं ना, मैं इस साइकिल की मरम्मत करूंगा। रोहन दिन भर उस साइकिल की मरम्मत करता है और उसे फिर से ठीक करके वो दोनों माँ बेटे खाना बेचने जाते हैं। वनराज ये दृश्य देख और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर से आ गए ये दोनों मुंह उठाकर। लगता है ये दोनों माँ बेटे अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले हैं। मुझे एक भी बार में इनकी साइकिल चलानी होगी ताकि ये अपना खाना कहीं बेचने लायक ही न रहे। पहले मैंने जैसे जगदीश के दूध में वो मरे हुए कॉकरोच डालकर उसका काम बंद करवाया था, वैसे ही अब उसके इस गधे और घनचक्कर बेटे का काम बंद करवाऊंगा। लेकिन ये सारी बात वहां से गुजर रहा एक आदमी सुन लेता है और वो रोहन को बता देता है। जिसके बाद रात में जब वनराज उस साइकिल को जलाने आता है तभी रोहन, हेमा और जगदीश वनराज को रंगे हाथ पकड़कर बांध लेते हैं और तभी सारे आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा होकर वनराज को खूब मारते हैं। मुझे माफ कर दो आप सब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा इस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा और अच्छे से रहूंगा। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है वनराज, और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरे पापा के दूध के बर्तनों में मरे हुए कॉकरोच डालकर तुमने एक तरह से गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, जिसके चलते तुम्हें जेल की सजा मिलेगी। अरे एकदम सही। अरे तुझे तो जेल में ही सड़ना पड़ेगा अब। इतने नेक लोगों के साथ इतना गलत किया तूने, नालायक बेशरम आदमी। वनराज को जेल की सजा हो जाती है, जिसके बाद रोहन और हेमा अपना साइकिल ढाबा चलाना जारी रखते हैं और जगदीश भी उसमें उनकी मदद करता है और इस छोटे से व्यापार से वो लोग काफी अमीर बन जाते हैं। रंजीत अपनी बेटी गोपी के साथ रहता है। गोपी कॉलेज में पढ़ने जाती है। रंजीत गांव में पानी पूरी बेचता है और रंजीत के हाथ की पानी पूरी सभी को बहुत पसंद आती है। अरे वाह वाह, क्या बात है रंजीत भाई साहब, आनंद ही आ गया इस पानी पूरी को खाकर। अरे पूरे गांव में इकलौते तुम ही हो रंजीत भाई जिसके पास तरह तरह के फ्लेवर्स वाली पानी पूरी मिलती है, वरना गांव में तो सभी बस वो पुराने जमाने वाली सादी पानी पूरी बेचते हैं। धन्यवाद भाई, ये लो तुम्हारी मेथी फ्लावर और तुम्हारी लहसुन फ्लेवर वाली पानी पूरी। अरे मुझे ना पानी पूरी खाने के बाद वो सूखा पूरी जरूर देना। हाँ अरे क्यों नहीं, वो तो हर ग्राहक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना। मैं वो आप लोगों से कैसे छीन सकता हूँ। जो भी रंजीत के पास पानी पूरी खाने आता वो उसकी तारीफें किए बगैर जा ही नहीं पाता। कुछ लोग तो रंजीत की पानी पूरी की तुलना सीधे अमृत से करते हैं और ये सब जानकर उसकी बेटी गोपी और पत्नी वसुंधरा को बहुत खुशी होती है। ईश्वर करे बस यूं ही हमारा पानी पूरी का छोटा सा व्यापार चलता रहे। क्यों नहीं चलेगा माँ, जब पापा जैसे इतने होनहार व्यक्ति पानी पूरी बेचकर सबका पेट भरते हैं, इतनी अच्छी पानी पूरी बनाते हैं, तो कोई क्यों नहीं खाना चाहेगा इनके हाथों की पानी पूरी। हाँ गोपी बिटिया, ये बात तो तूने सही ही कही है। रंजीत जी, आप सच में बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं। शुक्रिया भाग्यवान, शुक्रिया। वैसे गोपी बिटिया, तुम्हें एक रोज की बात बताऊं?
तुम्हारी माँ ने मेरे हाथों की पानी पूरी खाकर ही मुझसे प्रेम किया था और उसके बाद हमारी शादी तय हुई। ओहो, क्या बात है माँ। क्या जी, आप भी ना। वसुंधरा वहां से शर्माते हुए रसोई में चली जाती है। देखिए पापा, कैसे शर्माते हुए भागी हैं माँ। हाँ हाँ गोपी बिटिया। खैर, अब तुम खाना खाकर जल्दी से पढ़ाई करने बैठ जाओ। हाँ बिटिया, अगले हफ्ते से तुम्हारी परीक्षा है। हाँ पापा। गोपी अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत करती है और अच्छे नंबर लाती है। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक से जब गोपी कॉलेज से घर आती है, तभी वो देखती है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। देख गोपी बिटिया, चले गए तेरे पापा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे इनके बिना। पापा, ये नहीं हो सकता पापा। पापा, आप मुझे और माँ को छोड़कर नहीं जा सकते पापा। पापा। इनके अचानक से हार्ट अटैक आया है गोपी। क्या? अपने पिता के जाने के बाद गोपी अकेली हो जाती है। अब उसके पास बस अपनी बूढ़ी माँ वसुंधरा का सहारा होता है। एक तरफ कॉलेज की पढ़ाई और दूसरी तरफ घर का खर्च। अब गोपी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वसुंधरा उससे कहती है, गोपी बिटिया, तुझे घर खर्च की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूँगी और पैसे कमा कर तेरा और अपना पेट भरूंगी। तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लाडो। नहीं माँ, आप बाहर जाकर काम नहीं करोगी। आपको अस्थमा है माँ, आप घर के कामों को भी सही से कर नहीं पाती। ऊपर से आपका बढ़ता हुआ घुटनों का दर्द और बीपी की प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं, मैं आप पर किसी तरह का बोझ नहीं डालूंगी। आप घर पर ही रहोगी माँ। लेकिन बिटिया, अगर मैं घर पर रही तो घर खर्च कैसे चलाएंगे हम, कैसे करेंगे अपना जीवन यापन। मैं पानी पूरी बेचूंगी, ठीक उसी तरह जैसे पापा बेचा करते थे। क्या? ये तू क्या कह रही है गोपी? हाँ माँ, मैं पानी पूरी बेचकर पैसे भी कमाऊंगी और साथ ही अपनी पढ़ाई को भी पूरा करूंगी। लेकिन गोपी बिटिया, तू ये दोनों काम कैसे कर पाएगी? एक वक्त पर दो नाव पर सवार होने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तुझसे नहीं हो पाएगा ये बिटिया, समझने की कोशिश कर। अगर तन और मन से ठान लिया जाए तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है माँ, और मैं दोनों काम अच्छे से करूँगी। बस आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए माँ। गोपी अब रोज सुबह कॉलेज जाया करती और दोपहर से लेकर रात तक पानी पूरी बेचने लगती है। वो ठीक अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बेचा करती है, जिसके लिए ग्राहक उसकी प्रशंसा भी करते हैं। वाह गोपी बिटिया वाह, तुम तो एकदम अपने पिता की तरह ही पानी पूरी बनाती हो। एकदम वही स्वाद, वही अपनापन महसूस होता है तुम्हारे हाथ की पानी पूरी को खाकर। हाँ गोपी बिटिया, तुम सच में बहुत मेहनती हो। पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी संभाल रही हो, वो भी इस उम्र में। वाकई में काबिले तारीफ काम कर रही हो तुम। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। धन्यवाद बिटिया। गोपी दिन रात मेहनत मशक्कत करती है और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो परीक्षा में हर बार अव्वल आती रहती है, जिससे उसकी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की कनिका उससे जलती है। कनिका, ये गोपी दोपहर से रात तक पानी पूरी बेचती है, उसके बाद भी ये हर बार परीक्षा में अव्वल आती रहती है। ये कैसे संभव हो सकता है? और हाँ, गोपी तो तुम्हें भी पीछे छोड़ रही है अब तो। ज्यादा दांत मत दिखाओ त्रिशा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे ये सारे सड़े हुए दांत फोड़ दूंगी। मैं कनिका हूँ और कनिका को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब तू देख गोपी, कैसे तेरे रास्ते की काली बिल्ली बनती है ये कनिका। कनिका और त्रिशा रात में अपने चेहरों पर कपड़ा बांधकर उसी रास्ते से जाती हैं जिस रास्ते से गोपी अपने घर की तरफ जाती है। और वो रास्ते में जाते समय अचानक से गोपी की आंखों में एक ऐसा पाउडर छिड़कते हुए भागती हैं जिससे गोपी अंधी हो जाती है। आ नहीं, मेरी आंखें! अब देखना त्रिशा, ये अंधी गोपी अब ना तो पढ़ पाएगी और ना ही पानी पूरी बेच पाएगी है। मानना पड़ेगा कनिका, बहुत ही चालाक और चंट निकली तुम तो। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बेचारी गोपी को वहां के आस पड़ोस वाले उसके घर ले जाते हैं और वसुंधरा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर इलाज के लिए पूरे 3 लाख रुपए मांगते हैं। 3 लाख रुपए? जी वसुंधरा बहन, पूरे 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा तुम्हें, तब जाकर
गोपी की आंखों का ऑपरेशन होगा, उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस से फिर लौट आएगी। लेकिन 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? वसुंधरा बहुत परेशान हो जाती है। घर जाते समय रास्ते में एक आदमी भोपू में घोषणा करते हुए जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वासियों सुनो, हमारे गांव में होने जा रहा है एक 5 मिनट कुकिंग कंपटीशन। जो व्यक्ति 5 मिनट में कोई भी अच्छी डिश बनाएगा और वो अगर जजेस को पसंद आ गई तो उसे मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए इनाम के। सुनो सुनो सुनो। ये सब गोपी सुन लेती है। माँ, मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, मुझे वहाँ ले चलो ना माँ। गोपी बिटिया, तू ये कैसी बातें कर रही है? बिना आंखों की रोशनी के तू पानी पूरी कैसे बना पाएगी? माँ, बिना देखे ही मैं महसूस करके भी पानी पूरी बना सकती हूँ। रोज बनाकर मुझे आदत सी हो गई है। आप मुझे प्लीज ले चलो ना वहाँ पर। गोपी के बहुत जिद करने पर वसुंधरा उसे उस कंपटीशन में ले जाती है, जहाँ पर अंधी गोपी पानी पूरी बना लेती है और वो पानी पूरी जजेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिसके बाद वो गोपी को ही विनर बनाते हैं और वो पूरे 5 लाख रुपए का इनाम जीत लेती है और अपना इलाज कराती है। वहीं कनिका और त्रिशा दोनों का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद वो दोनों जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाती हैं। इस तरह उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है।